नमस्कार साथियों, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की है, गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटी यानी गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियाँ, उसका हम ये फोर्थ टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और फोर्थ जो टॉपिक है उसकी हेडिंग जो दे रखी है वो यहाँ पर है, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ गैस लॉ, यानी गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने गैस लॉ पढ़ा था, उस गैस लॉ की तरफ पढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे अलग अलग लॉ पढ़े थे, उसकी तरफ चल रहे हम लोग। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी बॉयल्स लॉ, यानी कि बायल का नियम। ठीक है, बॉयल्स लॉ यानी बायल का नियम। अब बायल का नियम क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। तो बॉयल्स लॉ यानी बायल का नियम कहता है कि गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस उसके टेम्परेचर यानी उसके ताप के समानुपाती होती है। क्या हुआ? तो गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ द एनी गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब क्या कहा गया उसकी तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 कैपिटल M U स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हो। और एक और तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? आगे हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 MNU स्क्वायर। यदि कैपिटल M को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? MN आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोगों ने बात किसकी करी है? प्रोपोर्शनलिटी के, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 MNU स्क्वायर प्रोपोर्शनली हो जाएगा किसके? T के, यानी T के समानुपाती होगा। आगे देखें तो यदि हम इसको लिखें तो MNU स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट क्या दे रखा? K। क्लियर है? अब समीकरण के दोनों ओर आगे लिखते हैं इसके, हम लिख रहे हैं समीकरण के दोनों ओर 2/3 से गुणा करने पर, यानी हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, 2/3 कौन सी साइड में? तो बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? 2/3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो जब 2/3 से करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू क्या लिखा हुआ है? 1/2 MNU स्क्वायर इक्वल टू 2/3 KT हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1/3 MNU स्क्वायर इक्वल टू 2/3 KT। क्लियर है? हम यहाँ तक आ गए। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन से चलते हैं? देखो, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था, ठीक है, पार्ट थर्ड जो था, उसमें हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, यानी अणुगति समीकरण की उत्पत्ति। उसमें हमारी एक इक्वेशन आई थी, क्या थी? PV इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था। ठीक है ना? तो हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 MNU स्क्वायर किसके इक्वल है? PV के इक्वल है। ये हम लोग जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है ना। तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ले लें। तो हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। ये फर्स्ट हमारी वहां से है, तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट इक्वेशन का सही तो यही है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन सही है, यानी अणुगति समीकरण की उत्पत्ति से हमारी लास्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों को देखें, ये दोनों किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PV इक्वल टू क्या लिखा जाए, 2/3 kT, क्या लिख सकते हैं क्या, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, थर्ड हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि अणुगति की समीकरण यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn u², ठीक है, जो होती है उसको c² भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आई है। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। देखो इक्वेशन थर्ड ये कह रही है कि हम लोगों ने जो भी इसके अंदर पढ़ा है उसमें क्या निकल के आया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पे बात हो रही है स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इस पे बात हुई एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि T पर। तो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, समीकरण 3 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है, देखो इक्वेशन थर्ड में T क्या है, हमने कहा स्थिर है, तो हम लिखेंगे स्थिर ताप पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि स्थिर ताप पर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप की बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसमें 2/3 kV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2/3 kV स्थिर यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखा जा सकता है, तो यदि मैं इक्वेशन 3 को लिखूं तो PV किसके इक्वल टू हो जाएगा, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। तो यही क्या कहलाता है, यही बॉयल्स लॉ कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। चले आगे, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या है उसकी तरफ चलते हैं। देखो हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में क्या कहा गया है उसकी तरफ मैं चल रहा हूं और चार्ल्स लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं तो चार्ल्स लॉ में कहा जाता है कि उसके अंदर बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, चार्ल्स में किसको कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट किया जाता है। तो अगला बात करेंगे हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम, देखो अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि जो हमें इक्वेशन अभी थर्ड देखी थी तो हमने लिखा समीकरण 3 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3। अब जो थर्ड इक्वेशन देखी हमने, तो थर्ड इक्वेशन क्या लिखी, PV इक्वल टू 2/3 kT को लिखा भी हमने, इक्वेशन थर्ड यही थी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, P को इधर की तरफ ले आ रहा हूँ, तो V इक्वल टू 2/3 kT बाई क्या हो गया, T हो गया। क्या लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो K क्या है, K यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या करें कि यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थिर दाब पर, किस पे, स्थिर दाब पर, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, स्थिर दाब यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या लिख रहे हैं, 2/3 और kP का मान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, यानी कि 2/3 kT/P क्या हो जाएगा, वह कांस्टेंट हो जाता है, क्लियर, स्थिर होगा। तो ऐसी कंडीशन में सॉरी K/P 2/3 और K/P कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है, बचा है क्या, V और T बचा, तो V प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है। यदि मैं इसको लिखूं तो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, KT, तो V/T इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, K लिखा जा सकता है, क्लियर। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स ये कहता है कि स्थिर दाब पर
यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ द गैस। किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। क्लियर है? क्लियर? तो ये निकल कर आ जाता है कौन सा? चार्ल्स का नियम। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन, गैस लॉ। आप लोगों ने नोट कर लिया? चलो थर्ड कंडीशन है गैस लॉ। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चल रहे हैं, गैस लॉ यानी कि गैस नियम। अब गैस लॉ या गैस नियम क्या कहता है उसकी तरफ हम चलते हैं। गैस लॉ या जो गैस नियम है वो ये कहता है कि PV इक्वल टू nRT होता है। वापस हम बात कर रहे हैं अब समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 से बात की जा रही है। अब समीकरण 3 क्या कहती है? तो समीकरण 3 अभी हम लोगों ने लिखा था PV इक्वल टू 2/3 kT। तो बार बार कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है? इक्वेशन नंबर 3 की बात होती है, समीकरण 3 की बात हो रही है। तो PV इक्वल टू क्या लिखा? 2/3 kT लिखा। अब एक चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई करके टी को उधर की तरफ ले जाया जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं? PV/T इक्वल टू 2/3 K। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? तो जब किसी एक गैस में 1 ग्राम अणुभार पर विचार किया जाए, यानी किसी गैस का 1 ग्राम मोलिकुलर मास हो, तो 2/3 K को R माना जा सकता है। वो ये कह रहा है कि इफ मास ऑफ गैस इज 1 ग्राम, किसी गैस का द्रव्यमान कितना हो जाए? 1 ग्राम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में 2/3 K को R के समान मान सकते हैं। ठीक है ना? तो 2/3 K इज इक्वल टू R। क्लियर है? तो हम यदि 2/3 K को किसके? R के इक्वल मान रहे हैं, तो यदि R के इक्वल मान रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? PV/T इक्वल टू क्या हो गया? R। ठीक है? और इसको लिखे तो PV इक्वल टू TR और PV इक्वल टू nRT। क्लियर है? तो ये निकल के आ गया हमारा क्या? गैस लॉ या गैस नियम निकल कर आ जाता है। आगे चलते हैं, अगला जो लॉ आता है वो है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। चलो, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है वो है एवोगाड्रो लॉ। चलो फोर्थ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो लॉ। अब एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो का नियम होता क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ में क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो जो गैस होते हैं उसके अणुओं की संख्या उसके द्रव्यमान के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। तो यदि हम बात करें हमारे पास में सपोज कितनी गैसें हैं? 2 गैसें। तो हम कह रहे हैं कि माना कि समान दाब पर 2 गैसें, तो हम कह रहे हैं कि समान ताप एवं दाब पर 2 गैसें इफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर any two gas यदि 2 गैस है, any two gas present। अब 2 गैसें उपस्थित है तो वहां पर क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे P1 V1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 U1 का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी गैस का प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम P2 है तो 1/3 M2
N2U2 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो आगे चले तो हम क्या करें कि दोनों गैसें एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि उनका प्रेशर भी इक्वल है और टेम्परेचर भी इक्वल है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, M1 N1 U1 का स्क्वायर इक्वल टू M2 N2 U2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, और जब इक्वल करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम इनको अलग अलग नाम दे रहे हैं। ठीक है, जब हम इनको अलग अलग नाम दे रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, हमने इनको नाम दे दिया सपोज, आगे चलिए एक और इक्वेशन की बात करते हैं आगे। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो M1 U1 का स्क्वायर इक्वल टू M2 U2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, इक्वेशन नंबर 5 होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखो आप यहाँ पर N1 और यहाँ पर N2 है, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। क्लियर है? तो समीकरण 4 में से भाग को 4 से 5 को भाग देने पर क्या आता है, N1 इक्वल टू N2 हमें मिल जाता है। अतः समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। यह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अगला नेक्स्ट है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। फिफ्थ, हेडिंग होगी इसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। डाल्टन ने कहा था कि यदि आपस में कोई अभिक्रिया न करने वाली, यदि दो ऐसी गैसें ली जाए, दो या दो से ऐसी गैसें ली जाए ज्यादा, जो आपस में क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती है, तो उनकी वर्ग माध्य मूल वेग यानी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, उनकी डेंसिटी के क्या हो जाती है, उनकी डेंसिटी के इक्वल हो सकती है। ठीक है ना? तो यदि उन्होंने क्या कहा था कि यदि आपस में ना मिलने वाली गैसों को मिलाया जाए, यानी कि ऐसी गैसें जो रिएक्शन नहीं कर सकती हैं, तो उनकी आरएमएस वेलोसिटी, उनके जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ की तरफ। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा था कि रिजल्टेंट प्रेशर P इक्वल टू, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि रिजल्टेंट प्रेशर P इक्वल टू क्या कहा, दो या दो से अधिक गैसें। तो यहाँ पर बात होगी 1/3, जो हम लोगों ने पढ़ा था PV इक्वल की बात करें, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर M और N जो हम लिख रहे थे ना, क्या इक्वेशन थी, 1/3 MnU स्क्वायर। तो इस Mn की प्लेस पर क्या आ जाएगा, D, यानी कि क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर D1U1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस गैसें आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो पहली गैस हो गई, ये दूसरी गैस है, D2U2 का स्क्वायर प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, D3U3 का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है, और आगे और बहुत सारी गैसें हो सकती है। ठीक है, अब यदि हम कहें कि प्रत्येक गैस उसी पात्र में अलग अलग रखी जाए, एक ही पात्र है, एक ही अपरेटस है, उसमें अलग अलग रखी जाए, तो उनके प्रेशर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर P1 इक्वल टू 1/3 D1U1 का स्क्वायर, P2 इक्वल टू D2U2 का स्क्वायर और P3 इक्वल टू D3U3 का स्क्वायर। यानी कि
हम कैसे करें इसको? तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा? तो ऑल प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसें होती है उनकी वाष्प यानी कि वेपर जो होती है आपस में अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं करती है। चलो इसके बाद में आएगा ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। पार्शली प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ में अभी हम लोग देख रहे थे कि अभी हमने देखा था इसके अंदर कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसें जो होती हैं, यदि हम कहेंगे किसी एपरेटस में किसी पात्र में अलग अलग जो गैसें होती हैं, उन गैसों का जो प्रेशर होता है, ठीक है, उन सब गैसों का प्रेशर उस गैस के टोटल प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, यानी पार्शियली प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम इसके अंदर ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। चलो देखो, ग्राहम का एक विसरण नियम है। विसरण नियम ये कहता है कि गैसें क्या होती है? ऑलवेज डिफ्यूज होती है। गैसें क्या होती है? गैसों में विसरण की दर पाई जाती है, यानी कि उनमें डिफ्यूजन होने की टेंडेंसी होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। क्लियर है? क्या बात हो रही है? ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। हिंदी में यदि हम कहें तो इसको कहा जा सकता है ग्राहम का विसरण नियम। क्लियर है? अब ये ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसकी तरफ यदि हम लोग चले तो हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 mmu², या फिर हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल mu²। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि हम लोग कहें इसके अंदर तो क्या कह सकते हैं? u² इक्वल टू, अब u² इक्वल टू क्या होता है? तो यदि इस इक्वेशन को हम करेक्शन करें तो 3pv बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा। क्लियर है? कैपिटल M लिख सकते हैं। यदि हम इसको अब आगे बात करें तो लिख सकते हैं u इक्वल टू √3pv बाय M। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। थोड़ा और आगे चले तो एक बात हम लोग जानते हैं, कि D इक्वल टू M बाय क्या होता है? सॉरी हाँ, D यानी होती है डेंसिटी यानी होती है D। क्लियर है? तो डेंसिटी क्या होती है? M बाय V को डेंसिटी कहा जाता है। M बाय V को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। देखो अब आगे चले तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं? वेग। क्लियर है? वेलोसिटी या वेग, वेलोसिटी या जो वेग होती है यानी वो क्या है? u इक्वल टू, अब बात किसकी हुई? D यानी डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम बाय क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको आगे लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3p/d। क्लियर है? √3p/d लिखा जा सकता है। इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी गैस के अणुओं की गति जितनी अधिक होगी उस गैस के विसरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक मोशन ऑफ या वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, क्लियर है, काइनेटिक मोशन या काइनेटिक वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, देन डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ऑलवेज मैक्सिमम। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसी के। हम यदि इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी क्या हो गई कि गैस के अणुओं की गति जितनी अधिक होगी उस गैस के विसरण की दर भी उतनी अधिक होगी। यानी ये कह सकते हैं कि काइनेटिक मोशन ऑफ गैस इज मैक्सिमम, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैस इज मैक्सिमम। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे RMS वेलोसिटी, हिंदी में लिखे तो वर्ग माध्य
वेलोसिटी यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, इसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनली हो जाता है यहाँ पर डिफ्यूजन के, किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विसरण की दर के। क्लियर है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है, तो आरएमएस प्रोपोर्शनली क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है। जब आरएमएस प्रोपोर्शनली रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया तो हम क्या लिख देंगे, आर प्रोपोर्शनल टू 3p बाय d लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे लिखना चाहे तो r इक्वल टू रूट 1 बाय d लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में इफ p इज कांस्टेंट, p कांस्टेंट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अतः ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, डिफ्यूजन ऑफ द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ, क्या हो गया, डेंसिटी। तो ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है, ग्राम का विसरण नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या तो इसको R इक्वल टू भी लिख सकते हो और R प्रोपोर्शनली भी लिखा जा सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ कहते हैं। क्लियर है, ये क्या है, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ है। अब इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो देखो, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, पार्शली, डाल्टन्स प्रेशर और ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। इसके बाद आते हैं हम गैसों की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना। लास्ट है गैसों की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना। हम लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, इसकी बात कर रहे हम लोग। अब हम बात करते हैं अणुगति समीकरण से। किसकी बात कर हम लोग, अणुगति समीकरण से। तो अणुगति समीकरण से यानी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, तो हम लिखेंगे बाय काइनेटिक इक्वेशन। अब काइनेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, तो काइनेटिक इक्वेशन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ी PV इक्वल टू 1/3 mn(u²). क्लियर है, या फिर क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल mu²। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं गैस लॉ से। हम लिखेंगे परंतु गैस समीकरण से। ठीक है, तो लिखेंगे बाय गैस लॉ, गैस नियम से। ठीक है, अब गैस लॉ क्या कहता है, तो गैस लॉ कहता है PV इक्वल टू RT की बात करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या लिखा PV, तो हम कुछ देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3 समीकरण 1 और 2 से। तो 1/3 mu² इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग, RT। क्लियर, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आगे और सोल दोनों तरफ 2/3 की बात करें, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2/3 इंटू 1/3 mu² इक्वल टू RT। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, सॉरी 2/3 इंटू 1/2, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं लिखूँ यहाँ पर कि 1/2, एक मिनट 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 2/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर 2/3 इंटू 1/2 mu² इक्वल टू RT। ठीक है, अब देखो
बात कर रहे हैं यहाँ पर 1/2 mv², 1/2 mv² होता है E के, क्या होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 2/3 E के इक्वल टू क्या हो गया RT, और लिखना चाहें तो E के बाय 3/2 RT, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अतः क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणुभार की गतिज ऊर्जा को निश्चित ताप पर स्थिर होती है, उसका मान 3/2 RT होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस, इफ एनी गैस 1 ग्राम ऑफ गैस या 1 मोलिकुलर मास ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी of the gas at constant temperature, the value of gas is 3/2 RT। क्लियर? तो ये हमारी जो टॉपिक था गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, यानी कि हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का जो नाम था वो क्या था, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ गैस लॉ। तो हमने इसके अंदर बायर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, चार्ल्स लॉ का हमने पढ़ा, एवोगैड्रो का पढ़ा, गैस लॉ का पढ़ा, डाल्टन्स का पढ़ा, ग्राहम का डिफ्यूजन पढ़ा और गैसों की गतिज ऊर्जा का स्थापना पढ़ी। मतलब टोटल हमने इसके अंदर 7 अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात करी, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। थैंक यू।